हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरी आशिकी तुमसे ही। एपिसोड नंबर 20। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अक्षत और माही की शादी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शिवाक्ष भी 3 साल बाद आखिरकार वापस लौट आया है। अब देखते हैं आगे। संजना जी फिर बोली, आज जाकर इंतज़ार खत्म हुआ। आपको क्यों मेरा इंतज़ार था? आपको मुझसे क्या मतलब? जिसको हमेशा से आपसे और आपके नाम से नफरत रही है, उस लड़के से आपको इतना लगाव क्यों है? आप अपनी आखिरी ख्वाहिश में मुझे क्यों याद कर रही हैं? आपको जिनका साथ चाहिए था वो तो आपके साथ हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं। बोलकर शिवाक्ष जवाब का इंतज़ार करने लगा। अब आगे। संजना जी मुस्कुराई और बोली, जो तुम हो वो और कोई नहीं हो सकता शिव। कौन हूँ मैं? जिस औरत का पति आपने छीना उन्हीं का बेटा हूँ मैं। इसमें क्या खास है? आपको तो मुझसे नफरत होनी चाहिए जैसे मुझे आपसे है। ये नफरत नहीं है शिव, ये सिर्फ तुम्हारा गुस्सा है। अगर नफरत होती तो तुम किसी भी हाल में मेरे पास नहीं आते। तुम मेरे क्या हो ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुमसे मुझे बहुत प्यार है बेटा। बोलकर वो गहरी सांसें लेने लगी क्योंकि अब उनका दम घुटने सा लगा था। दीक्षित जी ने प्रेरणा जी को देखा और बोले, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता और अगर काश रह जाए तो हमेशा दर्द होता है। बीतते वक्त के साथ अगर दिल में कुछ है तो कह देना चाहिए। किसी के आखिरी पल में अपने बारे में सोचना छोड़कर उसके बारे में सोचा जाए तो मन को शांति मिलती है। प्रेरणा जी ने उनकी तरफ देखा, फिर संजना जी के पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ शिवाक्ष। बोलिए मॉम। तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया और ना ही मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूँ। शिवाक्ष ने सुना तो खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो ये सब प्रेरणा जी क्या कह रही थी। वो हैरान सा उनकी तरफ देखे जा रहा था। एक नज़र दीक्षित जी को देख वो बोला, मॉम प्लीज़ इस तरह का मजाक मत कीजिए। प्रेरणा जी बेड का सहारा लेकर नीचे बैठते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही शिव, ये सच है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शिवाक्ष को लगा मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। प्रेरणा जी संजना जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हारी माँ ये है। संजना जी ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू डबडबा गए। अंजलि भी ये सुनकर हैरान थी। प्रेरणा जी आगे बोली, तुम हमेशा पूछते थे ना कि मैं तुम्हारे डैड के बाहर रहने की वजह से रोती क्यों थी और उसके बावजूद भी उनका साथ क्यों देती थी। तो उसकी वजह यही थी शिव। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे और आज तुम्हारे बिना पूछे सब सवालों के जवाब दूंगी। बोलकर उन्होंने दीक्षित जी को देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उनके फैसले पर हामी भर दी। प्रेरणा जी ने बोलना शुरू किया, संजना मेरी बड़ी बहन है। आलोकनाथ नाम के आदमी से प्यार होने पर इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली थी क्योंकि घर वाले राज़ी नहीं थे, तो इन्हें भागना ही सही लगा। जब ऐसा हुआ तो घर के सब लोगों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैं इनसे बात किया करती थी। एक तरफ संजना दी भागी तो घर वालों को लगा कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर दूंगी। मुझसे पूछा कि कोई ज़िंदगी में है तो मैंने दीक्षित के बारे में घर में बता दिया। हम दोनों एक दूसरे को 3 सालों से जानते थे और पसंद भी करते थे। उसके बाद जल्दी ही हमारी शादी भी करवा दी गई। शादी के 2 साल बाद संजना दी को एक बेटा हो गया और उसके 2-3 साल बाद एक लड़ाई में आलोकनाथ मारे गए। लोगों का कहना था कि वो लड़ाई उन्हीं के बुरे कामों की वजह से शुरू हुई थी। उनके जाने के बाद संजना दी बिल्कुल अकेली पड़ गई। वहीं शादी के 4 साल तक भी मुझे और दीक्षित को कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ नहीं बना। सैरोगेसी की कोशिश की तो मेरे जीन्स में डिफेक्ट निकले। गोद लेने का सोचा तो दीक्षित की माँ और बाकी सब ने मना कर दिया। दीक्षित की दूसरी शादी करवाने की बात चलने लगी, लेकिन दीक्षित ने मुझे नहीं छोड़ा। आखिर में हमने डिसाइड किया
कि हम किसी और औरत के जीन्स के साथ आईवीएफ की हेल्प से अपना बच्चा लेंगे। ऐसे में हम किसी और पर भरोसा नहीं था, तो मैंने संजना दी से बात की। अकेलापन उन्हें बहुत खलता था। वो बच्चे के लिए मान तो गई, लेकिन एक शर्त रखी कि दीक्षित को उनके साथ भी रहना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। बच्चे के बदले उन्होंने दीक्षित का साथ मांग लिया। उस वक्त मुझे बस बच्चा चाहिए था, तो मैंने हाँ कह दिया और कुछ और नहीं सोच पाई। इन सब का खामियाजा दीक्षित को भुगतना पड़ा। बच्चा तो मुझे मिल गया, लेकिन उसके बाद दीक्षित मुझसे दूर रहने लगे। अपने आप को अकेला पाकर मैं रोने लगी। इन सब में शिवाक्ष के दिल में भी दीक्षित के लिए नफरत आ गई। संजना दी ने दीक्षित का साथ मांगा, तो मैंने भी शर्त रखी कि इसके बदले मेरे बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी असली माँ मैं नहीं हूँ। उस वक्त मेरे हिस्से में दीक्षित से जुदाई आई तो संजना दी के हिस्से में कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी आ गई। दीक्षित ने विदेश में जाकर उनका इलाज करवाना चाहा और इसके चलते खुद भी वो बाहर ही रहने लगे और हमसे और भी ज़्यादा दूर हो गए। बच्चा तो मिल गया, लेकिन पति दूर जाता गया। कुछ साल के बाद संजना दी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से वापस से उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। इसके बाद से इलाज बहुत चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई और आज यहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में है। बोलकर प्रेरणा जी ने संजना जी को देखा, जो कमज़ोर पड़ चुकी आंखों से मुश्किल से उन्हें देख पा रही थी। प्रेरणा जी उनके सिरहाने गई और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जब तुम पहली बार मेरी गोद में आए तो उसी वक्त मैंने दीक्षित और संजना दी को कसम दे दी थी कि वो तुम्हें कभी सच नहीं बताएंगे, और उसी का नतीजा है कि आज तक दीक्षित और संजना दी दोनों को तुम गलत समझते हो। शिवाक्ष ने आंखें बंद कर लीं और प्रेरणा जी की कही बातों को जहन में उतारने लगा। ये सब सुनना और मानना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने संजना जी की ओर देखा तो उनकी आंखों के किनारे से आंसू तकिए पर गिर गए थे। शिवाक्ष ने संजना जी की आंखों के किनारों को साफ किया और निचले होठों को दांतों तले दबाकर अपना रोना रोकने लगा। अपनी माँ को उसने आज जिंदगी में पहली बार देखा था और पहली बार उन्हें इस हालत में देखकर शिवाक्ष का दिल रोने लग चुका था। दीक्षित जी ने शिवाक्ष के कंधे पर हाथ रखा तो शिवाक्ष उन्हें देखने लगा। दीक्षित जी ने संजना की ओर इशारा किया और बोले, तुम्हारी माँ को इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार था शिवाक्ष, एक बार माँ कहकर गले तो लगा लो। शिवाक्ष ने संजना जी को लेटे हुए ही प्यार से गले से लगा लिया। इसी के साथ वो बेबसी से रो पड़ा। माँ, शिवाक्ष ने कहा तो संजना जी के दिल को राहत का एहसास हुआ। वो मुस्कुराई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मेरा शिवाक्ष, ये क्या हो गया? आप मिली भी तो इस हाल में। शिवाक्ष ने पूछा तो संजना जी धीरे से बोली, ये किस्मत है बेटा, ऐसी ही होती है। किसी की अच्छी होती है तो किसी की बहुत बुरी। बुरी किस्मत वालों में से एक मैं हूँ, जिसने जहाँ पर खुशी ढूंढनी चाहिए वहीं दुख मिलना शुरू हो गया। बोलकर उन्होंने शिवाक्ष के माथे को चूम लिया। अंजलि की आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। उसने आंसुओं को पोंछा और शिवाक्ष और संजना जी को देखने लगी। संजना जी ने अंजलि को देखा तो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। अंजलि उनके पास आई तो शिवाक्ष उनसे अलग हुआ और उन्हें आराम से बेड के सहारे बिठा दिया। अंजलि उनके नज़दीक गई तो संजना जी ने उसके माथे को भी धीमे से चूम लिया। उन्होंने शिवाक्ष और अंजलि दोनों का एक एक हाथ पकड़ा और बोली, काश थोड़ा और वक्त होता मेरे पास, लेकिन बदकिस्मती से अब मेरा सारा वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को, जो मेरे शिवाक्ष का गुस्सा संभाल ले और उसको मना ले, वो उसके लिए ही बनी है। हमेशा खुश रहो और साथ में रहो। बोलकर उन्होंने दोनों के हाथों को आपस में जोड़ दिया और उनके हाथों पर अपने कांपते हुए हाथ रख दिए। शिवाक्ष ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, आप ठीक हो जाएंगी मॉम, कोई वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर संजना जी मुस्कुरा दी और बोली, अब सब अच्छा हो गया है शिव, अब मैं और दर्द झेलने की ताकत नहीं रखती। अब किसी से कोई शिकायत नहीं रही। जाते जाते सब कुछ अच्छा हो जाए तो इससे ज़्यादा सुकून और किस बात में होगा। बोलकर उन्होंने एक झटके के साथ गहरी सांस भरी और कमरे में सन्नाटा छा गया। अब उनकी बॉडी में हो रही मूवमेंट होनी बंद हो गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही टेढ़ी मेढ़ी लाइन अब एक सीधी लाइन में बदल गई। साथ ही मशीन में सुनाई दे रही बीप बीप की आवाज़ भी
अब एक लगातार चल रही तीखी आवाज़ में बदल गई, जो कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। वो आवाज़ इतनी तीखी थी कि सबके कानों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। संजना जी अब जा चुकी थी। सबने आंखें बंद कर ली और हर किसी का चेहरा झुक गया। शिवांश का दिल किया कि ज़ोरों से चीखे, लेकिन अब उसका कुछ भी बोल पाना मुमकिन नहीं था। शिवांश और अंजलि दोनों ने संजना जी का हाथ पकड़ा था। शिवांश ने उनके हाथ को अपने माथे से लगाया और फिर चूम लिया। संजना जी की आंखें अभी भी खुली हुई थी और वो एकटक बस छत की ओर देखे जा रही थी। शिवांश ने उनकी आंखें बंद की और इसी के साथ फूटकर रो पड़ा। प्रेरणा जी भी उनके गले लगकर रोने लग गई। दीक्षित जी उन्हें संभालने लगे। शिवांश संजना जी का माथा चूमकर जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। प्रेरणा जी संजना जी के गले से लगी रोती रहीं। दीक्षित जी ने सफ़ेद चादर को संजना जी के ऊपर उड़ा दिया। शिवांश बाहर कॉरिडोर की दीवार से टिककर खड़ा था। अचानक से कुछ ही वक्त में उसका वजूद तक हिल चुका था। उसने आंखें बंद की तो उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने देखा तो दीक्षित जी उसके बगल में खड़े थे। शिवांश ने नजरें फेर ली। क्या अभी भी गुस्सा हो शिवांश? शिवांश तंज से हंसा और बोला, गुस्सा करके क्या करूँगा मिस्टर राजवंश। मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी माँ इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है, जो अपने साथ इस तरह का बिहेव करने वाले इंसान से इतना प्यार करती है। लेकिन आज मुझे पता चला कि असल में बुद्धू वो नहीं थी, बल्कि मैं था, जो ज़िंदगी के 24 साल तक इस असलियत से अनजान था। क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि आप लोग मुझे थोड़ा जल्दी ये सच्चाई बता देते? अरे कम से कम अपनी माँ के साथ कुछ पल तो बिता पाता। अपनी माँ के बारे में पता भी चला तो तब, जब वो मुझे छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अभी अगर अपना हाल देख रहा हूँ तो खुद पर ही तरस आ रहा है, और दया भी। इस हालत का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहरा सकता, क्योंकि सबने अपनी शर्तों के हिसाब से सब कुछ किया। आप लोगों के बीच में सौदा हुआ तो आप लोगों ने लेन देन कर लिया। आपकी भावनाएं थी तो आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इन सब में मैं कहाँ था? क्या कभी आप लोगों को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी सच्चाई का पता होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि जब मुझे सच पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? दीक्षित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवांश फिर बोला, अब तो आपकी खामोशी भी चुभ रही है मिस्टर राजवंश। पहले तो बस बात करना चुभता था, लेकिन आज तो आपका ना बोलना भी दिल चीर रहा है। आप लोगों ने तो सोचा होगा कि ज़िंदगी भर मुझे ये बात कभी नहीं बताएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे नसीब में आज का दिन आ गया। दीक्षित जी बोले, तुम्हारी सारी बातें सही है शिवांश। हम गुनहगार हैं और मानते हैं कि अपने ही सौदों में तुम्हारा ख्याल किसी को नहीं था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हारे ही लिए हुआ। अपने ही बेटे की नफ़रत झेलना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जो आज का दिन आया जब संजना ने आखिर में सब ठीक कर दिया। अगर आज वो तुमसे मिलने की ज़िद ना करती तो शायद प्रेरणा कभी सच नहीं बोलती, और मैं भी अपने वादों में उलझा कुछ नहीं बताता। आपके लिए शायद सब ठीक हो गया हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बोलकर वो वहाँ से निकल गया। दीक्षित जी कुछ पल उसे जाते हुए देखते रहे, फिर वापस से वार्ड के अंदर आ गए। अंजलि अभी तक अंदर प्रेरणा जी के साथ ही थी और उन्हें संभाल रही थी। दीक्षित जी के आने पर वो बाहर चली गई। बाहर आकर देखा तो शिवांश उसे कहीं नजर नहीं आया। वो उसे ढूंढने में लग गई। कॉरिडोर के कोने में लगी ग्लास विंडो के साथ टिककर खड़ा होकर शिवांश बाहर देखे जा रहा था। अंजलि उसके पास गई तो शिवांश बोला, मैं कहाँ खड़ा हूँ अंजलि? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पल में पूरी दुनिया ही पलट गई। नाइंसाफ़ी मेरे अपने मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? बोलकर वो उसे गले लगाकर रोने लग गया। अंजलि उसे शांत कराने लगी और उसकी पीठ सहलाने लगी। जब तक उसका रोना सिसकियों में नहीं बदल गया, तब तक अंजलि उसे संभालती रही। संजना जी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया
और दीक्षित जी ने सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों के आ जाने के बाद शमशान घाट ले जाकर शिवाक्ष ने संजना दी जी का अंतिम संस्कार किया। सबने साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। आखिर में शिवाक्ष ने ही उनकी चिता को आग दे दी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां से छटने लगी और शमशान घाट लगभग खाली हो गया। आखिर में शिवाक्ष, अक्षत, राजीव और दीक्षित जी ही वहां पर बचे। संजना जी की खबर पाकर अक्षत और राजीव भी जल्दी से वहां पहुंच गए थे। इस पूरे वक्त में शिवाक्ष ने किसी से कोई बात नहीं की थी। सबको ही उसकी खामोशी खल रही थी। दीक्षित जी शिवाक्ष के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो शिवाक्ष। जो बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी वो बताने में हमने बहुत देर कर दी। शिवाक्ष शांत खड़ा रहा और सामने जल चुकी बुझती हुई चिता को देखता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चिता जलकर राख बन गई तो शिवाक्ष ने संजना जी की अस्थियां एक कलश में इकट्ठी की और उसे ऊपर से सफ़ेद कपड़े से बांध दिया। शिवाक्ष गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। देर रात तक शिवाक्ष का कोई अता पता नहीं था। दीक्षित जी और प्रेरणा जी परेशान से घर में यहाँ से वहाँ चक्कर काटे जा रहे थे। उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था और ना ही उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। आखिर में प्रेरणा जी को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अक्षत से बात की। अक्षत ने शिवाक्ष को जल्दी ढूंढने का कहकर उन्हें थोड़ी तसल्ली दी और उसे ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी अक्षत को शिवाक्ष कहीं नहीं मिला। ये पहली बार था जब अक्षत भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। अंजलि ने अक्षत को फ़ोन करके शिवाक्ष के बारे में पूछा तो अक्षत ने कुछ भी ना पता चलने की बात बता दी। अंजलि ने आंखें बंद की और खुद से बोली, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होंगे। बोलकर वो घर के बाहर आई और ड्राइवर को साथ लेकर गाड़ी में निकल गई। सुयश जी और तीर्था जी ने भी उसे नहीं रोका। कुछ देर बाद गाड़ी एक पार्क के बाहर आकर रुकी। अंजलि गाड़ी से नीचे उतरी तो कुछ आगे ही उसे शिवाक्ष की गाड़ी भी खड़ी दिखाई दी। वो पार्क के अंदर चली गई। पार्क के आखिर में आकर उसने देखा वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके बगल में ही अस्थियों का कलश रखा था। ये वही बैगनी फूलों वाला पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर अंजलि ने उसके ऊपर फूल गिराए थे। अंजलि उसके बगल में आकर लेट गई। उसके पैरों से आती आवाज़ों को सुनकर शिवाक्ष समझ गया था कि वो उसके पास आई है। उसने एक झलक उसे देखा और फिर आसमान में देखने लगा। सब लोग आपको पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लेटकर तारे देख रहे हैं। शिवाक्ष उठकर बैठ गया और फिर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, बचपन में दादी कहानियाँ सुनाया करती थी और बताती थी कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम का एक सितारा आसमान में चमकने लगता है। वो इंसान तारा बनकर हम लोगों को देखता है। तो बस वही तारा ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरी माँ मुझे देख रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी उन्हें देख पाऊँ। अंजलि ने उसके सिर से सिर टिकाया और बोली, वो हमेशा आपके साथ हैं शिवाक्ष। वो हमेशा आपको देखती रहेंगी। आप शायद ना देख पाओ लेकिन उनकी नज़रें आपको कहीं भी ढूंढ लेंगी। बोलकर अंजलि ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। वो आखिरी वक्त में खुश थी क्या अंजलि? अंजलि ने आसमान में देखा और बोली, वो आपको पाकर बहुत खुश थी शिवाक्ष, और साथ ही साथ अपने दर्द से राहत पाकर भी वो खुश थी। शिवाक्ष ने आंखें बंद की और बोला, आई लव यू माँ एंड आई मिस यू। बोलकर उसने अंजलि को गले से लगा लिया। शिवाक्ष रोने लगा तो अंजलि भी उसके साथ में ही रो पड़ी। आपके दुख में सामने वाला भी आपके साथ रोने लग जाए, इससे ज़्यादा अपनापन
और क्या ही महसूस हो सकता है। यही खास एहसास शिवांश के दिल में भी इस वक्त था। पूरी रात दोनों पेड़ के नीचे बैठे तारों को देखते रहे। अंजलि ने अक्षत को शिवांश के मिल जाने और ठीक होने का मैसेज कर दिया तो वो लोग भी अब उसकी फिक्र में नहीं थे। 12 दिन बाद राजवंश हाउस। आज संजना जी की 13वीं थी। करीबी लोगों को खाने का निमंत्रण दिया गया था और काफ़ी लोग राजवंश हाउस में आए हुए थे। घर में चल रही पूजा में शिवांश बैठा था और हवन कुंड में आहुति दे रहा था। 13 दिनों से वो खामोश ही था। प्रेरणा जी और दीक्षित जी दोनों उससे बात करना चाहते थे लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता था। पूजा खत्म होने को आई और शिवांश आखिरी आहुति डालने लगा कि उससे पहले ही किसी और ने आकर आहुति डाल दी। शिवांश ने देखा तो सामने साहिल खड़ा था। शिवांश ने उसकी इस हरकत पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और हवन कुंड की अग्नि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंजलि भी वहाँ पर ही मौजूद थी। शिवांश जब से लेकर हवन में बैठा था उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी और उसे बैठे हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका था। अंजलि शिवांश के लिए पानी लेकर आई तो साहिल उसके आगे खड़े होकर पानी का ग्लास उससे मांगने लगा। अंजलि ने उसे ग्लास पकड़ा दिया और दूसरा ग्लास लाने जाने लगी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि अपने हाथ की तरफ देखने लगी। शिवांश की नज़र साहिल की इस हरकत पर पड़ी तो इस बार उसने अनदेखा नहीं किया और साहिल को अंजलि से दूर धकेलते हुए बोला, हाउ डेयर यू, डोंट टच हर। साहिल ने उसकी आंखें देखी तो घबरा सा गया और हकलाते हुए बोला, वो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं खुद जाकर पानी का ग्लास ले लेता हूँ, इस वाले को ये ले सकती है। शिवांश ने गुस्से से मुट्ठी बनाई और बोला, मुझे बहाने से मतलब नहीं है। आइंदा हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हाथ ही ना बचे। और मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं ना कुछ बोलूँगा और ना ही कुछ सुनूँगा। उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। बोलकर वो अंजलि को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। प्रेरणा जी ने शिवांश और साहिल के बीच गर्मा गर्मी देखी तो दीक्षित जी से बोली, यूँ तो दोनों भाई हैं लेकिन कितने ज़्यादा अलग लगते हैं। पहली मुलाकात से ही लड़ते आए हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे। इनके बीच जो होता है वो इनका मामला है प्रेरणा। साहिल की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लगती और ऐसे में शिवांश का गुस्सा होना जाहिर सी बात है। प्रेरणा जी ने सुना तो एक ख्याल उनके दिमाग में आ गया। उन्होंने झट से पूछा, संजना दी ने इन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथ में क्यों रखा? वो तो इन दोनों को पहली बार साथ देख रही थी, तो इन दोनों को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद क्यों देकर गई? दीक्षित जी ने शिवांश और अंजलि को देखा, फिर बोले, भले ही वो अपने बेटे से उसके जन्म से लेकर दूर रही हो प्रेरणा, लेकिन सच तो यही है कि वो इसकी माँ थी और माँ आंखें देखकर मन की बात समझ जाती है। वही संजना को भी समझ आ गया था तो इन दोनों की जोड़ी बनाकर चली गई। कुल मिलाकर अपने माँ होने का एक फ़र्ज़ वो निभा कर गई है। प्रेरणा जी ने सुना तो उदास सी हो गई, फिर मन में खुद से बोली, तो क्या मैं कभी शिवांश के मन की बात नहीं जान पाई? क्या मेरे पास होते हुए भी मैंने कभी इसको समझा ही नहीं? सोचते हुए वो शिवांश को देखने लगी। अंजलि ने पलटकर साहिल को देखा तो कुछ सोचने लगी। वो उसे एक जाना पहचाना एहसास दे रहा था। तुम नहीं पहचान पाओगी अंजलि। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम्हारा इन लोगों से क्या कनेक्शन, तुम यहाँ कैसे आ गई? सोचते हुए वो अंजलि को ही देखे जा रहा था। अंजलि ने कसकर शिवांश का हाथ पकड़ लिया। शिवांश ने उसे देखा, फिर साहिल को देखने लगा। उसके देखते ही साहिल ने नज़रें फेर ली। खुशी, आकाश और राजीव वहाँ पहुँचे तो अंजलि और शिवांश के पास चले गए। खुशी अंजलि के कान में बोली, ये मुर्गे की शक्ल का इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है अंजलि? खुशी, ये संजना आंटी के बड़े बेटे हैं। ओह अच्छा, तो मतलब शिव भाई की माँ उनकी मासी भी थी? नहीं मतलब जो मॉम है वो मासी है और जो मासी थी वो मॉम है, ऐसा ही कुछ है क्या? बोलते हुए खुशी कंफ्यूज हो गई। आकाश उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए बोला, बाद में क्लियर करेंगे खुशी, अभी नहीं। खुशी ने सिर हिला दिया। फिर आकाश के कान में बोली, इसकी प्रेजेंस मुझे एकदम विलन वाली वाइब्स दे रही है। इसका हंसना भी गंदा सा लगता है।
आकाश ने साहिल को देखा तो उसे भी वो अजीब सा लगा। सब लोग शोक व्यक्त करने लगे और फिर खाना खाकर वहाँ से धीरे धीरे निकलने गए। शाम तक लगभग सभी लोग जा चुके थे। आखिर में अंजलि की फैमिली और अंजलि भी जाने लगे तो शिवाक्ष नम आंखों से अंजलि को देखने लगा, मानो उसे जाने ना देना चाहता हो। अंजलि ने हल्का मुस्कुराकर पलकें झपका दी तो शिवाक्ष भी हल्का मुस्कुरा दिया और हाथ हिलाकर उसे बाय कह दिया। वो लोग भी वहाँ से निकल गए। शिवाक्ष और बाकी सब घर के अंदर आ गए। प्रेरणा जी ने शिवाक्ष को गले लगाना चाहा तो उसने अपने कदम पीछे ले लिए। प्रेरणा जी की आंखों में आंसू तैर गए। क्या एक बार भी अपनी मॉम से बात नहीं करोगे शिव? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? प्रेरणा जी ने पूछा तो शिवाक्ष बोला, मैं किसी को माफ़ी देने वाला कौन होता हूँ? और यहाँ किसी को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है तो माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये माफ़ी तो इसलिए मांगी जा रही है ताकि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की जा सके, वरना जिस गलती का एहसास 14 सालों में नहीं हुआ उसका एहसास 13 दिन में कैसे हो सकता है? प्रेरणा जी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रहीं। शिवाक्ष अपने कमरे में चला गया। साहिल प्रेरणा जी के पास आया और उन्हें गले से लगाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए मासी, मैं हूं ना। बोलकर उसने प्रेरणा जी के आंसू पोंछ दिए। प्रेरणा जी ने शिवाक्ष के कमरे की तरफ देखा। उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसी तरह दिन बीतते गए। शिवाक्ष घर में किसी से बात नहीं करता था। उसने खामोशी को मानो अपने आप से बांध लिया था। दिन के एक वक्त जब जी हंसता मुस्कुराता तो वो तब होता जब वो अंजलि के साथ होता था। वो पल पूरे दिन का सबसे खास पल होता था जिसके लिए वो हर दिन वक्त निकाल ही लेता था। साहिल भी राजवंश हाउस में ही रहने लग चुका था, लेकिन शिवाक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने काम में मन लगा लिया था और अपने प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत से लग चुका था। 2 साल बाद अंजलि ने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का एग्ज़ाम भी दे चुकी थी। अब बस इंतज़ार था तो रिज़ल्ट आने का। वहीं आकाश और खुशी ने अपनी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोल दी थी और साथ ही साथ बेकरी का काम भी संभाल रहे थे। आकाश की कुकिंग और खुशी की मैनेजमेंट स्किल से काम काफ़ी अच्छा चलने लग चुका था। राजीव को भी प्रमोशन मिल चुका था और शिवाक्ष का प्रोजेक्ट अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। राणा हाउस। पूरे घर में चहल पहल बनी हुई थी। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। पंडित जी घर के मंदिर में बैठे हवन कुंड में आग जला रहे थे। साथ ही साथ कुछ और पुजारी भी उनके साथ बैठे थे जो मंत्रों का जाप कर रहे थे। अक्षत और माही दोनों उनके सामने बैठे हुए थे। दोनों की गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे थे। माही की गोद में बैठा बच्चा बस रोए ही जा रहा था। वो काफ़ी वक्त से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अंजलि, शिवाक्ष, तीर्था जी, सुयश जी, खुशी और आकाश वहाँ पर मौजूद थे। सब लोग बहुत खुश थे। आज अक्षत और माही के बच्चों का नामकरण जो हो रहा था। 13 दिन पहले ही माही ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। नामकरण की विधि होने लगी तो पंडित जी ने बच्चों को नाम देने के लिए कहा। अक्षत ने अपनी बाहों में पकड़ी बच्ची को देखा और बोला, इसका नाम होगा आही। बोलकर अक्षत ने उसका माथा चूम लिया। बच्ची मुस्कुरा दी। खुशी बोली, लगता है इसको नाम पसंद आ गया। हाँ, इसकी खुशी देखकर तो ऐसा ही लगता है। बोलते हुए अक्षत ने भी उसका साथ दे दिया। तभी माही ने अपनी गोद में रोते हुए बच्चे को देखा तो उसे झुलाते हुए चुप कराते हुए बोली, और इसका नाम हम सब ने मोक्ष सोचा है। इतना सुनकर वो और ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगा। खुशी उसे देखते हुए बोली, लगता है इसको नाम पसंद नहीं आया, नाम बदल दो। उसने कहा तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। आकाश उसका हाथ कसकर दबाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, चुप करो खुशी, ऐसा नहीं बोलते। सब लोगों ने बहुत प्यार से नाम सोचा है। खुशी ने सुना तो आकाश को घूर कर देखते हुए चुप हो गई और सबसे बोली, नाम अच्छा है
पर शायद इसने ध्यान से सुना नहीं होगा। यही रहने दो माही दी, बहुत अच्छा है। आकाश ने सिर हिलाते हुए मन में कहा, क्या समझाऊं मैं इसको, अब ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। बोलते हुए उसने आंखें मूंद ली। अंजलि माही के पास गई और मोक्ष को उससे लेते हुए बोली, इसको मैं संभालती हूँ, आप आराम से पूजा कीजिए। रोतलू कहीं का, तुम्हारे पास ही चुप रहेगा, बोलकर माही ने मोक्ष को उसे दे दिया। अंजलि के पास आते ही वो बिल्कुल चुप हो गया। शिवांश ने आही को अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि अक्षत और माही को अभी कुछ देर और पूजा में बैठना था। इसीलिए वो दोनों वहीं बैठे हवन कुंड में आहुति देने लगे। तीर्था जी ने दोनों के लिए अलग से पूजा रखवाई थी। शिवांश और अंजलि दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। खुशी अक्षत और माही को देखते हुए आकाश से बोली, हमारी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा मिस्टर स्काई। आकाश ने उसे देखा और बोला, अभी कुछ वक्त है खुशी। क्यों वक्त है, शादी कर लेते हैं ना आकाश, हमारा भी बच्चा होगा। खुशी ने बहुत ज़ोर से कहा था, जिससे सब लोग उनकी तरफ देखने लग गए थे। आकाश ने सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो खुशी को देखकर आंखें घुमाते हुए धीरे से बोला, खुशी तुम्हें चुप रहना नहीं आता क्या, इतने ज़ोर से क्यों बोल रही हो, सब लोग देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर खुशी भी आसपास सबको देखने लगी। फिर उसने बत्तीसी दिखा दी। आकाश ने उसकी हरकत पर सिर हिला दिया और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मेरी आंखों में धुआं लग रहा है, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। कहते हुए वो बाहर निकल गया। धीरे धीरे खुशी भी बाहर खिसक गई। अक्षत और माही दोनों हंस दिए, साथ ही बाकी सबको भी हंसी आ गई। कुछ नज़दीकी लोगों को तीर्था जी ने आज के दिन घर बुलाया था और उनमें नरेंद्र जी और पूनम जी भी शामिल थे। अंजलि और शिवांश बाहर लॉन में चलते हुए आही और मोक्ष को घुमा रहे थे। आही को झुलाते झुलाते शिवांश कॉल पर भी बात कर रहा था। सामने से उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी डलई में ऑर्गेनाइज़ की गई है और आज शाम तक हमें निकलना होगा, तभी रात तक पार्टी में पहुंच पाएंगे। आई विल बी देयर, तुमसे जो कहा है वो तैयार रखना, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करके वो अंजलि को देखने लगा, जो मोक्ष के साथ खेल रही थी। शिवांश भी उसकी तरफ चला। दोनों साथ में चलते हुए बातें करने लगे। नरेंद्र जी और पूनम जी जैसे ही घर के बाहर टैक्सी से नीचे उतरे तो दोनों की नज़र अंजलि और शिवांश पर पड़ी। पूनम जी बोली, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना। नरेंद्र जी ने सिर हिला दिया। दोनों उनकी तरफ ही चले गए। अंजलि मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष पता है ये सामने जो खड़े हैं ना, 1 नंबर के राक्षस राजवंश हैं। तभी शिवांश आही से बोला, आही ये जो साथ में खड़ी है ना, 1 नंबर की शुतुरमुर्ग है और भाषण देती है, इससे बचकर रहना, समझी। आही हल्का मुस्कुरा दी। तभी अंजलि की नज़र पूनम जी और नरेंद्र जी पर पड़ी तो वो जल्दी से उनकी तरफ चली गई। वो दोनों भी उनकी ही तरफ आ रहे थे। उसने मोक्ष को भी शिवांश की गोद में थमा दिया। अरे, बोलते हुए शिवांश ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही अंजलि पूनम जी से लिपट गई। शिवांश ने मोक्ष और आही दोनों को देखा, जो उसे ही टकटकी लगाए देख रहे थे। फिर वो खुद अंजलि को टकटकी लगाए देखने लगा। अंजलि दोनों से मिल ली तो मोक्ष को शिवांश से वापस ले लिया। शिवांश ने दोनों को प्रणाम कर दिया। चारों घर के अंदर आ गए। उसी वक्त प्रेरणा जी और दीक्षित जी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ साहिल भी आया था। अंदर आकर वो सबसे मिलने लगे और आही और मोक्ष को भी देखा। आही अभी भी शिवांश की गोद में थी। उसके पास आकर प्रेरणा जी आही से बातें करने लगी और साथ ही साथ शिवांश को भी देखने लगी, लेकिन उसने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तभी अक्षत शिवांश के पास आकर बोला, शिव आ जाओ, सब लोग खाना खा लेते हैं, सब तैयार है, आही को मुझे दे दे और तू जाकर खाना खा ले। शिवांश इनकार करते हुए बोला, अभी भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं है, सुबह से दोपहर हो गई है, अक्षत ने कहा तो शिवांश बोला, बस वो अभी अंजलि ने मिठाई खिला दी थी तो पेट भरा हुआ है। अक्षत ने सिर हिला दिया और प्रेरणा जी से बोला, चलिए आंटी आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ आते हैं, प्रेरणा जी ने जवाब दिया तो अक्षत उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। तभी अंजलि शिवांश के पास आई और बोली, चलिए शिवांश खाना खा लेते हैं, बोलकर उसने आही को उसकी गोद से ले लिया। अभी भूख नहीं है अंजलि, बाद में, शिवांश बोल ही रहा था कि इतने में अंजलि ने उसके होठों पर हाथ रखा और बोली, कोई बात में नहीं, हम अभी खाएंगे, मुझे भी भूख लगी है। अंजलि ने कहा तो शिवांश ने सिर हिला दिया। दोनों खाना खाने चले गए।
प्रेरणा जी ने दोनों की बातें सुन ली थी और शिवांश को अंजलि की बात मानते हुए भी देखा था। पिछले 2 सालों में भी उन्होंने ये बात बहुत बार महसूस की थी। शिवांश को जब अक्षत ने खाना खाते देखा तो उसके पास आकर पूछा, अभी तो तूने मना कर दिया था, तो अब क्या हुआ? शिवांश ने अपने बगल में खड़ी अंजलि को देखा और बोला, बस कुछ हो गया। अक्षत मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अच्छा है, कुछ तो हुआ। शिवांश भी मुस्कुरा दिया। सबने मिलकर खाना खाया और फिर सभी बैठकर बातें करने लगे। अंजलि, अक्षत, माही, शिवांश, खुशी और आकाश सब कमरे में बैठे राजीव और मालविका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। राजीव और मालविका दोनों को बच्चों के नाम बताए तो उन्हें भी नाम बहुत पसंद आए। राजीव ने कॉल पर अंजलि और शिवांश को साथ देखा तो उसका दिल बैठ सा गया, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालते हुए वो मुस्कुरा दिया। साहिल कमरे के बाहर खड़ा सबको देखे जा रहा था। वहाँ पर किसी ने उससे ज़्यादा बात नहीं की थी। कितनी दूर हो मुझसे तुम, 2 साल से मेरे सामने हो लेकिन कभी बात तक नहीं की। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ? ऐसे तो नहीं चलेगा अंजलि, मुझे ये सब पसंद नहीं और तुम्हारा शिवांश के साथ रहना भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब तो बंद करना पड़ेगा। बोलते हुए वो शिवांश को घूरने लगा। वहीं बाहर लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए प्रेरणा जी तीर्था जी से बोली, देखिए तीर्था जी, आप तो जानती ही हैं कि शिवांश हम लोगों से बहुत दूर चला गया है। 2 सालों से उसने कभी कोई बात ही नहीं की। अब तो उसकी एक नज़र के लिए भी तरस गए हैं। जितना मैंने देखा है, शिव और किसी की बात माने ना माने, लेकिन अंजलि की हर बात मानता है। मुझे लगता है कि अगर अंजलि उससे बात करेगी तो वो हम लोगों को भी माफ़ कर देगा। आप उससे बात कीजिए ना। तीर्था जी ने कुछ सोचा फिर बोली, प्रेरणा जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। मैं उससे बात करूँगी। शिवांश जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रेरणा जी ने थोड़ी उम्मीद से हामी भर दी। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो अंजलि और बाकी सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आते रहे। जाते वक्त प्रेरणा जी अंजलि के सिर पर हाथ फेर कर निकल गईं। जाते जाते उनकी नज़र शिवांश के ऊपर भी थी, जिसे अंजलि ने देख लिया था। शिवांश जाने लगा तो सुयश जी के पास आकर बोला, अंकल, आज मेरे प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी है, तो क्या अंजलि मेरे साथ दिल्ली चल सकती है? आज रात पार्टी है और कल दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे। सुयश जी ने अंजलि को देखा जो चुपचाप शिवांश के पीछे ही खड़ी थी। वो भी शिवांश को ही देखे जा रही थी और उसे भी नहीं पता था कि शिवांश उसे साथ लेकर जाना चाहता है। तीर्था जी ने पूछा, लेकिन शिवांश बेटा, ऐसे कैसे इतनी दूर? मैं ख्याल रखूँगा आंटी। तुम तो ख्याल रखोगे बेटा, लेकिन हम इसे खुद से इतनी दूर ऐसे कैसे भेज सकते हैं? शिवांश ने पीछे पलटकर अंजलि को देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। शिवांश गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, आप नहीं जाने देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। चलता हूँ। बोलकर उसने दोनों के पैर छुए और वहाँ से जाने लगा। तभी सुयश जी बोले, लेकिन अभी तो अंजलि तैयार भी नहीं हुई, ऐसे ही लेकर जाओगे क्या? शिवांश ने सुना तो रुक गया और पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। बाकी सब भी उन्हें ही देखे जा रहे थे। सुयश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसे ले जा सकते हो। शिवांश और अंजलि ने सुना तो दोनों खुश हो गए। अक्षत भी मुस्कुरा दिया। सुयश जी ने अंजलि को देखा और पूछा, अंजलि, जाना नहीं है क्या? जाना है डैड, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। तो जाओ, तैयार हो जाओ बेटा, शिवांश इंतज़ार में है। अंजलि ने सुना तो जल्दी से घर के अंदर चली गई। उसी वक्त शिवांश को कॉल आई तो वो आंसर करने लगा। तीर्था जी सुयश जी को हैरानी से देखने लगी। सुयश जी बोले, तीर्था जी, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? आपने हाँ कैसे कह दी सुयश? इतने दूर का मामला है, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? सुयश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अकेले तो नहीं जा रही है ना? शिवांश है ना उसके साथ, और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है शिवांश पर, वो उसका ख्याल रखेगा। और अगर कुछ बुरा होने के इरादे से बच्चे को घर पर ही बिठा रखा तो फिर तो वो कभी दुनिया देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसको जाने देना चाहिए तीर्था जी। शिवांश ने कितनी उम्मीद से पूछा है, मना करना अच्छा नहीं लगता, और अपनी सक्सेस पार्टी में वो उसको साथ ले जाना चाहता है। इसी से पता चलता है कि उसका साथ शिवांश के लिए कितना मायने रखता है। जाने देते हैं ना? अक्षत बोला, डैड सही कह रहे हैं मॉम, जाने दीजिए। तीर्था जी भी उनकी बात से सहमत हो गई और बोली,
शिवाक्ष पर भरोसा तो मुझे भी है सुयश जी। अक्षत और आप कहते हैं तो भेज देती हूँ। दीक्षित जी मुस्कुरा दिए। शिवाक्ष ने फ़ोन पर बात खत्म की और दीक्षित जी के साथ लॉन में टहलने लगा। अक्षत को मोक्ष के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से माही के पास चला गया। तीर्था जी भी उसके साथ ही अंदर चली गई। थैंक यू सो मच अंकल, आपने उसे मेरे साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। शिवाक्ष ने सुयश जी से कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। अच्छा अब ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो? करियर तो सेटल हो ही गया है तुम्हारा। आपका आशीर्वाद साथ रहे तो वो भी जल्दी ही हो जाएगी अंकल। सुयश जी मुस्कुराए और बोले, हमारा तो आशीर्वाद है ही। तुम बताओ, तुमने लड़की देख रखी है क्या? लड़की तो है अंकल। कौन है लड़की? वो। बोलते बोलते शिवाक्ष रुक गया और सुयश जी के चेहरे को देखने लगा। उसने रियलाइज़ किया कि वो अभी अंजलि का नाम लेने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर रुक गया। ना जाने किस बात ने उसे रोक लिया। अक्सर उनके सामने अपने मन की बात वो बेफिक्री से कह दिया करता था, लेकिन आज इस बात को कहने में उसे हिम्मत की ज़रूरत लग रही थी। सुयश जी ने उसे चुप देखा तो पूछा, क्या हुआ शिव, बोलो ना, कुछ बोल रहे थे ना तुम? जी मैं वो कह रहा था कि सुयश जी ने पूछा ही था कि तभी अंजलि तैयार होकर बाहर आ गई और बोली, चलें क्या? शिवांश उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलते हैं। सुयश जी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है जाओ, शाम होने को आई है, कहीं देरी ना हो जाए। अंजलि ने आकर उन्हें प्रणाम किया, फिर दोनों वहाँ से निकल गए। दोनों एयरपोर्ट पहुँचे तो दोनों की फ़्लाइट की टिकट पहले से ही बुक थी। अंजलि ने हैरानी से पूछा, आपने पहले से ही टिकट बुक करवा ली थी क्या? मुझे विश्वास था कि हम दोनों ज़रूर जाएंगे, बोलकर उसने आंख मार दी। दोनों प्लेन में बैठे और कुछ वक्त बाद ही फ़्लाइट दिल्ली जाने के लिए टेक ऑफ कर गई। रात का वक्त। अंजलि और शिवाक्ष ने होटल में चेक इन किया। उसी होटल में पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। शिवाक्ष ने 2 कमरे अपने लिए रखने के लिए पहले ही अपने मैनेजर से कह दिया था और दोनों को एक ही फ्लोर पर आमने सामने के 2 कमरे मिल गए थे। अंजलि कमरे में आई तो उसने कुछ वक्त बाद ही डोरबेल बजी। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वेट्रेस एक बैग लिए खड़ी थी। ये आपके लिए मिस्टर शिवाक्ष ने भिजवाया है मैम। अंजलि ने बैग लिया और शुक्रिया कह दिया। वेट्रेस वहाँ से चली गई। अंजलि ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर बैग में देखने लगी। अंदर स्काई ब्लू कलर का बहुत प्यारा मैक्सी गाउन था। उसने निकाल कर देखा तो उसमें बहुत सुंदर डिज़ाइन भी बुना गया था। साथ में बैग के अंदर एक लेटर और कुछ एसेसरीज़ भी रखी थी। अंजलि ने लेटर को खोला तो अंदर लिखा था, गेट रेडी फॉर द पार्टी जाना। अंजलि ने मैसेज पढ़ा और फिर वापस से ड्रेस को देखने लगी। फिर फ्रेश होकर उसने अपने कपड़े बदल लिए। गाउन पहनकर उसने शीशे में खुद को देखा तो वो गाउन उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसके लिए ही बनाया गया हो। उसने साथ में भेजी एसेसरीज़ भी पहन ली और बालों को जूड़े में समेटकर जूड़ा पिन लगा ली। होंठों पर लाइट कलर की लिपस्टिक, कानों में लॉन्ग चेन मैचिंग ईयररिंग्स, माथे पर बिंदी और पैरों में सैंडल्स पहने वो पूरी तरह से तैयार थी। वो गोल घूमकर खुद को देखने लगी कि उसी वक्त उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने फ़ोन देखा तो शिवाक्ष का मैसेज था। उसने तैयार होने के बाद बाहर आ जाने को कहा था। अंजलि ने फ़ोन लिया और बाहर जाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो शिवाक्ष बाहर ही खड़ा था। उसने दरवाज़ा खुलते देखा तो उस तरफ देखने लगा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गईं। शिवाक्ष उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं शिवाक्ष ने भी स्काई ब्लू कलर का ही बिजनेस सूट पहना था। दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। आपने ये ड्रेस मेरे लिए स्पेशली बनवाया है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष मुस्कुरा दिया और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। आज तो नज़र हटाना तक मुश्किल हो जाएगा जाना। इतना भी खूबसूरत नहीं लगना था कि पूरी पार्टी की लाइमलाइट बन जाओ, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि के गालों पर ब्लश आ गया। बस एक चीज़ की कमी है। अच्छा, लेकिन वो क्या? बोलते हुए अंजलि अपने आप को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसके बालों से जूड़ा पिन निकाली और बोला, मेरी जेब खाली खाली लग रही है। अंजलि के बाल फिसलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। शिवाक्ष ने जूड़ा पिन को जेब में डाला और बोला, अब बिल्कुल परफेक्ट है। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा। उसकी कॉलर ठीक करते हुए बोली, चले मिस्टर राजवंश। चलिए मिस आर्या।
बोलते हुए उसने अंजलि के सामने अपना हाथ रख दिया। अंजलि ने भी उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ की पिछली तरफ धीमे से चूमा तो अंजलि ने भी उसके हाथ की बैक साइड पर किस कर दिया। शिवाक्ष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों वहाँ से लिफ्ट के अंदर आ गए, फिर पार्टी हॉल की तरफ चले गए। दोनों एंट्रेंस पर पहुँचे तो सबकी नज़रें दोनों के ऊपर ही ठहर गईं। पार्टी में मीडिया के कुछ लोग भी मौजूद थे। दोनों एंट्रेंस पर ही खड़े थे कि उनकी फ़ोटोज़ खींची जाने लगी। हॉल के अंदर मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। फ़ोटो क्लिक होने के बाद दोनों अंदर आ गए। वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट में शेयर थे उन सबके ओनर मौजूद थे। सब लोग आकर शिवाक्ष से मिलने लगे और साथ ही साथ अंजलि के बारे में भी जानने के लिए सब एक्साइटेड थे। हर किसी के चेहरे पर शिवाक्ष को देखकर मुस्कुराहट थी, लेकिन ग्रोवर के चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। वो जलन और गुस्से से उसे देखे जा रहा था। ना चाहते हुए भी वो शिवाक्ष के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर शिवाक्ष बोलकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। शिवाक्ष मुस्कुराया और उसके हाथ से हाथ मिला लिया। ग्रोवर को उसके हाथ मिलाने की उम्मीद नहीं थी। शिवाक्ष अंजलि को देखते हुए बोला, अंजलि, ये मिस्टर ग्रोवर हैं, वही जिनके साथ मैंने कभी अपनी पहली मीटिंग की थी। अंजलि ने सुना तो हेलो कह दिया। उसे शिवाक्ष ने बताया था कि उस मीटिंग में हुआ क्या था, इसीलिए उसे भी ग्रोवर अब याद आ गया। आर यू सेटिस्फाइड विद द शेयर मिस्टर ग्रोवर? शिवाक्ष ने पूछा तो ग्रोवर बोला, यस, इट कैन बी मोर बट यू हैव डिफ्यूज्ड इट। शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, इंटरनेशनल मार्केट में एज अ फ्रेशर आपके लिए इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एनीवेज, एन्जॉय द पार्टी। बोलकर वो अंजलि को लिए वहाँ से अपनी टेबल की तरफ चला गया। ग्रोवर और उसके सेक्रेटरी को याद हुआ कि कुछ इसी तरह की लाइन उन्होंने भी कभी शिवाक्ष को कही थी। अंजलि ने शिवाक्ष से पूछा, क्या आपने इनका प्रॉफिट घटा दिया है शिवाक्ष? शिवाक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं घटाया जाना, और मेरे पास प्रॉफिट डिसाइड करने की पावर अभी आई भी नहीं है। लेकिन ग्रोवर मुझसे हाथ मिलाकर ज़्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में डालना चाहता था, तो इस ऑफ़र को मैंने डिफ्यूज़ कर दिया। उसी बात पर चिढ़े बैठे हैं। अंजलि ने सिर हिला दिया। तभी पार्टी का होस्ट स्टेज पर जाकर खड़ा हुआ और माइक में बोलने लगा, तो जिनका इस पार्टी में सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो भी अब हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। आप प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर शिवाक्ष राजवंश एंड मिस अंजलि आर्या। उसके इतना कहते ही सब क्लैपिंग करने लगे। शिवाक्ष अंजलि का हाथ पकड़े स्टेज पर चला गया। होस्ट बोला, आज प्रोजेक्ट के 2 साल बाद हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना पाए हैं, और इसकी वजह है हम सब लोगों का साथ और मेहनत। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी फास्ट टेक्नोलॉजी, जो मिस्टर शिवाक्ष राजवंश ने हमें प्रोवाइड की। इसके बिना हम इंटरनेशनल मार्केट में जगह बनाने में शायद ही कामयाब हो पाते। इसीलिए बाहर के देशों के सस्ते प्रोडक्ट के सामने शायद ही हमारे महंगे प्रोडक्ट्स को कोई ख़रीदता, लेकिन इनके सपोर्ट से हम अपनी कॉस्ट को कम करने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर आज की सक्सेस पार्टी का क्रेडिट इनको ही जाता है। बोलकर सबने ताली बजा दी और बाकी सब भी तालियां बजाने लगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। होस्ट आगे बोला, इस पार्टी में आज एक और अनाउंसमेंट के साथ हम आज का दिन और भी ख़ास बनाना चाहते हैं। ये अनाउंसमेंट बहुत ही ख़ास और ज़रूरी है, और उस अनाउंसमेंट को शिवाक्ष खुद आप सबको बताएंगे। सो मिस्टर शिवाक्ष, प्लीज़ 2 शब्द कहिए और आज की स्पेशल अनाउंसमेंट भी कीजिए। बोलकर उसने शिवाक्ष को माइक पकड़ा दिया। शिवाक्ष ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्टी के लिए शुक्रिया, और एक शुक्रिया उसके लिए भी जो मेरी इस सक्सेस पार्टी को और भी ख़ास बनाने के लिए मेरे साथ आई। बोलकर उसने अंजलि को देखा। अंजलि की आंखों में उसे चमक दिखाई दी। वो शिवाक्ष के लिए बहुत खुश थी। शिवाक्ष आगे बोला, कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना भी हिम्मत दे जाता है, तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरी इस हिम्मत के लिए। बोलकर उसने अंजलि की उंगलियों को अपनी उंगलियां इंट्रोवर्ट कर लीं। फिर सबकी तरफ देखते हुए आगे बोला, इसके अलावा जिस मार्केट प्रोजेक्ट में मैं पिछले 2 सालों से बैकग्राउंड सपोर्टर की तरह काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट में
अब फ्रंट फुट पर आ रहा हूँ टेक्नोलॉजी देने के साथ। अब प्रोजेक्ट में मेरा शेयर भी होगा। इतना सुनते ही सब लोग सरप्राइज रह गए। सबको शिवांश एक उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा था। उसका इन्वेस्ट करना प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला था। इसी के साथ सबका प्रॉफिट भी बढ़ सकता था। ये सोचकर सब लोग खुश थे। ग्रोवर अपनी सेक्रेटरी से बोला, कितना ज़्यादा घमंड आ गया इस लड़के में। पहले 2 बार मेरा ऑफ़र डिफ्यूज़ कर चुका है। अभी तक तो प्रोडक्ट की कुछ खास पावर इसके पास नहीं थी, लेकिन अब अगर पावर आ गई तो कहीं अपनी अनबन के चलते ये मुझसे इस प्रोजेक्ट से किनारा ना कर दे। इस पर सेक्रेटरी ने कहा, आप सही कह रहे हैं सर। अब तो ये ऐसा कर भी सकता है, और या तो ये भी हो सकता है कि ये हमारा शेयर घटा दे। अभी तक भी इसकी चलती थी, और अब तो पूरा कंट्रोल ही अपने हाथों में लेने की सोच रहा है। अब तो टिकना मुश्किल लग रहा है। इससे उलझकर कहीं हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी ना। उसकी बात सुनकर ग्रोवर भी अब घबरा सा गया। शिवांश ने बोलना बंद किया तो होस्ट शैंपेन की बोतल का ढक्कन खोलकर शैंपेन को हवा में उड़ाने लगा। फिर 2 ग्लासों में शैंपेन निकालकर उसने अंजलि और शिवांश को दी तो दोनों ने ही इनकार कर दिया। शिवांश ग्रोवर और उसके सेक्रेटरी को देखते हुए बोला, उन दोनों को जाकर दे दीजिए। ग्रोवर ने उसे अपनी तरफ देखता पाया तो अपनी टाई ठीक करने लगा। होस्ट बोला, ये आप लोगों के लिए है, प्लीज़ हैव इट। वी डोंट ड्रिंक, यू गाइज एंजॉय, बोलकर वो अंजलि को लेकर नीचे उतर गया। होस्ट ने ग्रोवर और उसके सेक्रेटरी को वो ग्लासेस भिजवा दिए। वेटर ग्रोवर से बोला, ये मिस्टर शिवांश ने आप दोनों के लिए खास भिजवाए हैं। ग्रोवर का सेक्रेटरी बोला, लगता है बकरे को हलाल करने से पहले पिलाया जा रहा है। चुप करो गधे, बोलकर ग्रोवर ने उसकी पीठ में हाथ दे मारा। सेक्रेटरी चुपचाप खड़ा हो गया। ग्रोवर ने ड्रिंक पीने से मना कर दिया, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने ड्रिंक ले ली। होस्ट के रिक्वेस्ट करने पर अंजलि और शिवांश ने साथ में एक कपल डांस किया। दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। मीडिया ने उनकी ढेरों तस्वीरें खींच ली थी। डांस खत्म हुआ तो शिवांश अपने मैनेजर को सब देखने का कहकर अंजलि को लिए वहाँ से बाहर जाने लगा। उन्हें जाते देखकर एक रिपोर्टर ने शिवांश के पास आकर पूछा, मिस्टर राजवंश, क्या हम जान सकते हैं कि आपके साथ में आई लड़की कौन है? शिवांश ने अंजलि को देखा और बोला, माई समवन स्पेशल, बोलकर वो उसे लेकर जल्दी से बाहर निकल गया। इससे पहले कि रिपोर्टर कुछ और पूछ पाती, वो दोनों वहाँ से बाहर जा चुके थे। शिवांश उसे लेकर होटल के टेरेस पर आ गया। टेरेस काफ़ी बड़ा था, जिसमें एक गार्डन भी बनाया गया था। उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए पेड़ों पर एलईडी लाइट्स को लपेटा हुआ था, जो रात में अंधेरे में जलते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। अंजलि सैंडल्स उतारकर हरी घास पर चलने लगी। शिवांश भी उसका हाथ पकड़े अपने जूते उतारकर उसके पीछे चलने लगा। तभी उसने अचानक ही अंजलि को अपने करीब खींच लिया और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवांश ने उसके सिर से सिर जोड़ लिया। अंजलि बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शिवांश, आप तो स्टार बन गए। शिवांश मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए बोला, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, वरना जिस दौर में मैं था उसमें रहकर इस काम को कर पाना बहुत मुश्किल था। तुम साथ थी तो सब कुछ आसान लगने लगा, बोलकर उसने उसे गले से लगा लिया। फिर आसमान में देखते हुए बोला, क्या मेरी माँ आज भी मुझे देख रही होगी? अंजलि ने आसमान को देखा और बोली, बिल्कुल। शिवांश ने गहरी सांस ली और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने और कस के अंजलि को बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद अंजलि उससे अलग हुई और उसकी आंखों को पोंछते हुए बोली, आपके ऊपर क्या बीती है मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन एक और बात है जो मैं काफ़ी वक्त से आपसे कहना चाहती हूँ। क्या? यही कि अपनी माँ के ख्याल के साथ आपको उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो पिछले 2 सालों से आपसे बात तक करने के लिए तरस रहे हैं। आपके मॉम डैड, अब तो उन्हें माफ़ कर दीजिए शिवांश। शिवांश ने गहरी सांस ली और बोला, भूख लग रही होगी ना जाना, चलो खाना खा लेते हैं, बोलकर उसने वहीं पर लगाए चेयर टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। अंजलि ने उसे बात टालते देखा तो पूछा, क्या आप मुझे जवाब भी नहीं देंगे शिवांश?
शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, मैंने अपनी खामोशी से जवाब दे दिया है अंजलि, और इसे तुम भी समझ चुकी हो, तो अब दोबारा जवाब क्यों मांगना भला। जो है जैसा है अच्छा है, ऐसे ही चलने दो। बोलकर उसने अंजलि को चेयर पर बिठा दिया। पर अंजलि ने कुछ बोलना चाहा तो शिवांश ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोला, इस वक्त नहीं अंजलि, प्लीज़, अभी मैं थोड़ा खुश रहना चाहता हूँ। अंजलि ने अब और कुछ नहीं कहा। टेबल के ऊपर खाना ढककर रखा था। शिवांश ने दोनों की प्लेट्स में खाना निकाल दिया। दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह दोनों जब होटल से निकलने लगे तो पार्टी के काफ़ी सारे लोग उन्हें सी ऑफ करने के लिए इकट्ठे हो गए। सबने बाय कहकर दोनों वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ राजवंश हाउस में साहिल टीवी के सामने बैठा न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसमें शिवांश और अंजलि की पिछली रात की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं और साथ ही साथ शिवांश के उसे समवन स्पेशल कहने वाली बात की हेडलाइंस भी दिखाई जा रही थी। साहिल ने मुट्ठी बनाई और रिमोट को कसकर दबाने लगा। तभी प्रेरणा जी वहाँ आई और टीवी में देखने लगी। शिवांश की इस पार्टी के बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन दीक्षित जी ने उन्हें इस पार्टी के होने के बारे में बताया था, तो उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। वहीं दीक्षित जी को भी किसी और से इस बारे में खबर मिली थी। शिवांश ने अपने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं कहा था। प्रेरणा जी दोनों को टीवी में देखकर मुस्कुरा दी। साहिल ने उन्हें पास खड़े देखा तो अपना गुस्सा एकदम से गायब कर दिया और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, आइए मासी बैठिए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। प्रेरणा जी इनकार करते हुए बोली, नहीं साहिल, मैं ठीक हूँ। साहिल जिद करते हुए बोला, नहीं, आप ठीक तो नहीं हैं, मैं अक्सर देखता हूँ आप लंगड़ा कर चलती हैं और आपके घुटनों में भी दर्द रहता है। बोलकर वो उनके पैर दबाने लगा था। प्रेरणा जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान करे हर इच्छा पूरी हो तुम्हारी। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं संजना दीदी ने, तुम्हें देखकर आज उनका सीना गर्व से फूलता। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे हमारी क्या ही चलेगी, पर अगर वो तुम्हें देखती होंगी तो उन्हें ज़रूर गर्व होता होगा। साहिल ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, जी मासी, मॉम से बहुत लगाव था मुझे, उनकी भी बहुत सेवा की है मैंने, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली ही गई। उनसे हमेशा शिकायत रहेगी मुझे। वैसे अगर वो होती तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती। प्रेरणा जी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, दिल छोटा नहीं करते साहिल, मैं भी तो हूँ ना, तुम्हारी सारी इच्छाएं तो मैं भी पूरी कर दूँगी। बताओ ना, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे शादी करनी है मासी। प्रेरणा जी ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अब तो तुम्हारी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, अब तो तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो बताओ, कैसी लड़की चाहिए? साहिल ने टीवी स्क्रीन की तरफ देखा और बोला, मुझे अंजलि पसंद है मासी। इतना सुनकर प्रेरणा जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बेबाक सी साहिल को देखने लगी। तभी दीक्षित जी ने वहाँ आते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। साहिल ने उनकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मुझे लड़की पसंद है तो शादी करवाने में क्या दिक्कत है? शादी में लड़की की पसंद भी देखी जाती है साहिल, और इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उसका ख्याल तुम जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा है, वरना अगर शिवांश को इस बात का पता चला तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। साहिल ने ये बात सुनी तो अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। फिर प्रेरणा जी को देखकर आंखें नम करते हुए बोला, मासी, आप कुछ बोलिए ना, आप तो जानती हैं कि मॉम के बिना अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और ऐसे में अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं हो पाई तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी मेरी माँ की जगह मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे लिए बात कीजिए ना। प्रेरणा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं भी तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ साहिल, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता बेटा। अंजलि के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, और कोशिश भी ना करने में फ़र्क होता है।
और वो अब मुझे दिखाई दे रहा है। बोलकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। ये क्या हो रहा है दीक्षित? दीक्षित जी ने शांत भाव से कहा। ध्यान मत दो प्रेरणा, पिछले 2 सालों में इसी तरह से इमोशनल करके अपने काम करवाता आया है और आज भी वही करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी इसकी बात मानने वाली नहीं है। हम सबको दिखाई देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और अंजलि और शिवाक्ष के बीच में भी कितना अच्छा रिश्ता बन गया है। ऐसे में अपने बेटे को किनारे करके साहिल की बात मानना बेवकूफ़ी है और वैसे भी अंजलि कभी इसके लिए हाँ भी नहीं करने वाली। बोलकर दीक्षित जी टीवी स्क्रीन को देखने लगे। अंजलि और शिवाक्ष को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रेरणा जी सोच में पड़ गई। ऊपरी मंजिल पर खड़ा साहिल उनकी बातों को छुपकर सुन रहा था। दूसरी तरफ शिवाक्ष और अंजलि वापस पहुंच चुके थे। दोनों सीधे राणा हाउस को ही चले गए। अब तक सब उन दोनों की लास्ट नाइट्स की पार्टी की झलक देख चुके थे। घर पहुंचते ही अंजलि ने अपना नेट का रिजल्ट चेक करने के लिए कहा। अक्षत उसका रिजल्ट देखने लग गया। अंजलि दिल, सांसें, धड़कन सब थामे बैठी हुई थी। रिजल्ट वाला पेज खुला तो अक्षत निराशा से बोला, ओ नो। क्या हुआ भाई? बोलकर अंजलि उसकी तरफ देखने लगी। अक्षत अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मुझे यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा। मौका हाथ से निकल गया। शिवाक्ष एक टक उसे देखे जा रहा था। अंजलि लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश करने लगी तो अक्षत उसे गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं अंजलि, होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है, उदास नहीं होते। बोलकर वो उसके सिर पर थपकी देने लगा। पर हुआ क्या है भाई, ये तो बताइए। तभी तीर्था जी उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, हुआ ये है कि हमारे घर की लक्ष्मी अब कॉलेज की प्रोफेसर बन गई है। बोलकर उन्होंने उसके मुंह में मिठाई भर दी। तभी सुयश जी ने भी एक मिठाई उसे खिला दी। उसका मुंह पूरा भर चुका था। अंजलि ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था। उसने मिठाई को गले से नीचे उतारा और अक्षत को देखते हुए बोली, आप मुझे डरा क्यों रहे थे भाई? अक्षत उसके मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, मैंने कब डराया? मैंने तो बस ये कहा कि अब दूसरी बार नेट का एग्ज़ाम देने का मौका तेरे हाथ से निकल गया क्योंकि तुमने पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अंजलि झूठ मूठ की नाराज़गी से उसे देखने लगी। फिर उसने शिवाक्ष की तरफ देखा तो शिवाक्ष बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बोलकर अंजलि ने मिठाई के डिब्बे से एक पीस लिया और जाकर शिवाक्ष को खिलाने लगी। शिवाक्ष ने उसमें से थोड़ा सा पीस तोड़कर वापस अंजलि को खिला दिया। इस वक्त दोनों को किसी और के पास होने का मानो होश ही नहीं था। तीर्था जी और सुयश जी ने दोनों को देखा, फिर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। माही ने गला साफ करते हुए कहा, सब लोग हैं भाई, सब लोग हैं यहाँ, हमारा ही ख्याल करो। उसकी बात सुनकर अंजलि और शिवाक्ष उसकी तरफ देखने लगे। माही अंजलि से बोली, क्या बात है अंजलि, हम लोगों को तो तुमने अपने हाथों से मिठाई खिलाई ही नहीं। शिवाक्ष कुछ खास है क्या? माही को अंजलि की टांग खींचते देख अक्षत बोला, होगा ही माही, तभी तो बस उसका ही ख्याल आया है। अंजलि मासूमियत से बोली, नहीं भाभी, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो मुझे ख्याल है कि आप सब भी यहाँ पर ही हैं। सुयश जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोले, पता है हम लोगों को, दोनों मजाक कर रहे हैं, इतनी फिक्र मत करो। और एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। चलिए अब सब लोग खाना खा लेते हैं, दोपहर हो गई है और बहुत भूख भी लगी। हाँ हाँ जल्दी चलिए, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, माही ने कहा तो सब लोग खाना खाने चले गए। दूसरी तरफ कमरे में जाकर साहिल ने टेबल पर रखी सेब की बास्केट में रखा चाकू उठाया और अपनी मुट्ठी में भर लिया। फिर उसे अपने हाथ में कसने लगा। उसके हाथों से खून की बूंदें बहने लगी जो फर्श को भी लाल करने लगी। ये लोग समझते क्या हैं अपने आप को?
आखिर वो क्यों मुझसे शादी नहीं करेगी, बोलकर उसने चाकू को और कसकर पकड़ लिया। फ्लोर पर काफ़ी सारा खून फैल चुका था, लेकिन साहिल को कोई फ़र्क और कोई दर्द नहीं था। वो किसी पागल की तरह लग रहा था, जिसे अपने आप को दर्द देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मना करना भारी पड़ेगा। जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूँगा। बोलकर उसने अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया और वहाँ रखा छोटा सा फिश टैंक उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। कांच फर्श पर टूटकर बिखर गया और मछली ज़मीन पर पड़ी बिना पानी के तड़पने लगी। साहिल उसके पास घुटनों के बल बैठा और बोला, जी तो कर रहा है कि हर किसी को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूं, और मारूंगा भी। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सबको मार डालूंगा, पर इससे पहले क्यों ना उसको इन सब से दूर अपने साथ ले जाऊं, जहां बस हम दोनों हों और कोई ना हो। हाँ, ये सही रहेगा। उसको अपने साथ लेकर इन सब से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहां पर कोई कभी भी ना पहुंच पाए। बोलकर उसकी आंखें चमक उठी। क्या साहिल का सच सबके सामने आएगा? और क्या साहिल वाकई में अंजलि को अपने साथ कहीं ले जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरी आशिकी तुमसे ही।